आपने बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन ये एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी लाश जो अपने सर पर भड़कती हुई आग लेकर चलती है। मौत को भी डर लग जाए ऐसी भयानक सूरत, अंधेरे को चीर दे ऐसी ज्वाला, एक ऐसा खौफनाक चेहरा जो किसी के भी होश ठिकाने लगा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीता और हमारे चैनल द इमोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। रेशमा सोचती है, क्या करूं? चंचल के पापा अभी तक शहर से घर वापस नहीं लौटे। चंचल की तबीयत तो बिगड़ी जा रही है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। इस गांव में तो दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। अरे, बाइक की आवाज बाहर से आ रही है, शायद चंचल के पापा आ गए। तभी दरवाजा खुला और प्रताप अंदर आ गया। प्रताप के अंदर आते ही रेशमा ने कहा, अजी सुनते हो, चंचल की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। प्रताप परेशान होकर बोलता है, क्या बात कर रही हो? मैं अभी उसे वैद्य जी के पास लेकर जाता हूँ। रेशमा प्रताप को समझाते हुए बोली, वो बीमार है, बाइक पर नहीं बैठ सकती, तुम वैद्य जी को यही लेकर जल्दी से आ जाओ। प्रताप हामी भरते हुए बोला, ठीक कहती हो, मैं अभी वैद्य जी को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तब तक तुम चंचल का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। प्रताप ने अपनी बाइक निकाली और वैद्य जी को लेने निकल पड़ा। वैद्य जी की झोपड़ी पड़ोस के गांव के नजदीक ही थी, जो कि प्रताप के गांव भानपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। बीच में एक नदी थी जिसका नाम भानुमती नदी था। नदी के नाम पर ही भानपुर गांव का नाम रखा गया था। नदी काफी छोटी थी। नदी को पार करने के लिए एक पुल पर से गुजरना होता था। प्रताप अपनी बाइक से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर से कभी कभी कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। गांव होने की वजह से रोड पर कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। भानुमती नदी का पुल अब नजर आने लगा था। प्रताप जब पुल से गुजर रहा था तब उसे कुछ दिखाई दिया। उसने बाइक को पुल पर रोक लिया और दूर नीचे नदी किनारे देखा तो उसके होश ठिकाने लग गए। उसे पसीना आने लगा। प्रताप सोचने लगा, अरे ये क्या है? लगता है किसी को आग से जला दिया गया है और वो अब नदी के पास ही बढ़ता चला जा रहा है। प्रताप ये बोल ही रहा था कि अचानक वो इंसान पानी के अंदर चला गया, फिर वापस बाहर नहीं आया। प्रताप के तो मानो डर से पांव कँपकँपाने लगे थे। ऐसा भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो झट से आगे बढ़ा और वैद्य जी के घर के सामने जा पहुंचा। प्रताप परेशान होकर अपने आप से कहता है, अरे ये क्या? वैद्य जी तो घर पर नहीं है, अब क्या करूं? गांव में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पहले घर वापस जाता हूँ। प्रताप बाहर खड़ा होकर ये सोच ही रहा था कि एक हाथ उसके कांधों पर आ गया। प्रताप जोर से चिल्ला उठा। वैद्य जी जो प्रताप के पीछे खड़े थे, प्रताप से पूछते हैं, अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी के बाहर क्यों खड़े हो? क्या मेरा ही इंतजार कर रहे थे? वैद्य जी ने एक ही सांस में ये बातें कर दी। प्रताप पसीने पोंछते हुए बोला, वैद्य जी, मैं प्रताप। वैद्य जी पूछते हैं, हाँ प्रताप, क्या तुम मुझे ही लेने आ रहे थे? प्रताप ने कहा, हाँ वैद्य जी, लेकिन आपको कैसे पता? वैद्य जी बोले, मुझे रेशमा बेटी ने बताया, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। प्रताप ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन आपको मेरी बेटी की तबीयत खराब होने की खबर किसने दी? वैद्य जी ने जवाब दिया, तुम्हारे बड़े बेटे अशोक ने। जब तुम देर तक घर वापस नहीं लौटे तो अशोक तुम्हें देखने गांव में निकल पड़ा। उसे लगा तुम यही कहीं बैठे होंगे अपने दोस्तों के साथ, तभी उसे मैं नजर आ गया। मैं अपने घर वापस लौट रहा था, अशोक मुझे लेकर तुम्हारे घर आ गया। घर पर आकर पता चला कि तुम तो घर पर वापस आकर मुझे लेने के लिए मेरे घर को निकल चुके हो। प्रताप ने कहा, जी वैद्य जी, मैं आपको लेने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। आपने अच्छा ही किया मेरे घर जाकर, आपका बहुत शुक्रिया। वैद्य जी हंसते हुए बोले, हाँ, इसमें शुक्रिया कैसा? वैसे मैंने चंचल को दवाई दे दी है, अब तक तो उसका बुखार भी कम हो गया होगा। तुम्हें अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, रात ज्यादा होने को है, तुम्हें अब लौटना चाहिए। प्रताप हामी भरते हुए बोलता है, जी हाँ, मैं अब निकलता हूँ। प्रताप सोच रहा था कि वो थोड़ी देर पहले जो घटना
बारे में वैद्य जी को बताई, लेकिन कहीं वैद्य जी डर ना जाए इसी ख्याल से उसने यह बात वैद्य जी को बतानी सही नहीं समझी और अपनी बाइक लेकर वहां से घर की ओर निकल पड़ा। वापस लौटते समय वो फिर से भानुमती नदी के पुल पर ठहर गया। वह उसी ओर देखने लगा जहां कुछ समय पहले वो इंसान पानी के अंदर गया था, जिसके सर पर आग लगी हुई थी। लेकिन अब तो वहां का नजारा ऐसा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। आसपास देखने पर भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। प्रताप ने वहां से जाना ही सही समझा। रास्ते में वो सोच रहा था कि उसने नदी किनारे जो कुछ भी देखा, क्या वो उसकी आंखों का धोखा तो नहीं था। ऐसा शख्स जिसके सर पर आग लगी थी और वो बिना तड़पे बिना चिल्लाए पानी के अंदर कैसे चला गया। प्रताप यही सब सोचते हुए अपने घर वापस लौट आया। उसने बाइक को अपने घर के सामने वाले पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और घर के अंदर चला गया। अब चंचल का बुखार भी कम हो चुका था। ये देखकर प्रताप खुश हो गया और चंचल के सर पर हाथ घुमाने लग गया। रेशमा ने खाना परोसा और फिर उन्होंने देर रात को खाना खाया और फिर वो गहरी नींद में सो गए। सुबह हो चुकी थी। पंछियों की आवाज ने सुबह की रोशनी में मधुर स्वर को घोल दिया था। अशोक जो अभी छठी कक्षा में पढ़ता था, नींद से जाग उठा। चंचल जो अशोक से लगभग 2 साल छोटी थी, वो अभी तक गहरी नींद में सोई हुई थी। रेशमा ने अशोक से बड़े प्यार से कहा, अरे अशोक बेटा, तुम जाग गए। जाओ जल्दी से ब्रश कर लो और नहा कर तैयार हो जाओ, आज स्कूल भी तो जाना है। अशोक रेशमा से पूछता है, मम्मी पापा नहीं आए अभी तक। रेशमा ने जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा तो सवेरे 5 बजे दूध निकालने गए हैं अपनी भैंस की झोपड़ी में। तुम तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। अशोक अपनी जगह से उठते हुए बोला, ठीक है मम्मी। इधर प्रताप अपनी भैंस का दूध निकाल चुका था। तभी उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, अरे भाइयों, किसी ने रतन काका को जान से मार दिया है। उनकी लाश को अक्सरी हालत में नदी किनारे फेंक दिया है। प्रताप ने दूध की बाल्टी को वही झोपड़ी के अंदर रख दिया और दरवाजे को ताला लगाकर तेजी से नदी किनारे जा पहुंचा। प्रताप ने जब उस अक्सरी लाश को देखा तो एकदम स्तब्ध हो गया। प्रताप सोचने लगा, अरे ये क्या वो रतन काका तो नहीं थे जिन्हें मैंने कल रात को देखा था। ये कैसे हो सकता है? कोई जलता हुआ इंसान सर पर आग लेकर बिना चिल्लाए नदी में कैसे जा सकता है? क्या वो किसी के वश में तो नहीं थे? आखिर ये कैसे हो सकता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी लिखी हुई इस कहानी को, जिसका नाम है जलती हुई लाश, सिर्फ और सिर्फ द इमोशनल स्टोरी पर।